आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, क्या डेटा साबिका अदवार का है? इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली हुकूमत रुकावटें क्यों डाल रही है? गवर्नर सिंध का कुत्ता और सरकारी गाड़ी, हुकूमत अपने ही दावों में क्यों फंस रही है? और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को अमेरिका के हवाले क्यों किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक बार फिर करप्शन फ्री दावों और 90 दिनों में बदउनवानी के खात्मे के ऐलानात का पोल खोल दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि नैब और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खरबों रुपए बरामद कराने के दावों के बावजूद मुल्क में करप्शन की शरह में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI बराए साल 2020 में पाकिस्तान 180 ममालिक में 124वें दर्जे पर मौजूद है। इसके साथ मुल्क का स्कोर भी 100 में से गुज़श्ता बरस के 32 के मुकाबले में कम होकर 31 हो गया है, जबकि साल 2019 में पाकिस्तान का ये स्कोर 180 ममालिक में 120 था। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2 कंपोनेंट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी से मुताल्लिक शोबे में भी कम स्कोर किया है, जिसकी वजह पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में CPI 2020 के मुकाबले में 1 दर्जे की कमी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक नैब ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान 3 खरब 63 अरब रुपए बरामद किए, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से 3 खरब की बरामदगी के दावों के बावजूद मुल्क में करप्शन बढ़ गई है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर इस मामले का मलबा भी साबिका हुकूमतों पर डाल दिया है। जब से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, वफाकी हुकूमत के तर्जुमान और वज़रा क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पटवारी हजरात खुशियां मना रहे हैं, फिर वही अंजाम होना है, क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा। ये फिर पढ़े गए हैं। करप्शन की परसेप्शन की ये रिपोर्ट है, ये डाटा पब्लिश हुआ, जिसका मतलब ये कि कलेक्ट 2016, 15, 14 या 2017 के शुरू में या पहले हुआ, ये 2017 से पहला हुआ। कमबख्तो ਤੁਹਾਡੇ लीडर की करप्शन के बारे में गल हो रही है। ये नवाज शरीफ और PDM के स्टेज पे खड़े तमाम लोगों की करप्शन की जो अवाम में परसेप्शन है, उसकी रिपोर्ट है। ये पहले पाकिस्तान में कभी ये डिस्कस होता था, करप्शन को इस तरह से डिस्कस किया जाता था जिस तरह के ये हमारी तहरीक की वजह से अब हर आम शहरी जो है तो इससे वाकिफ़ है कि करप्शन एक ऐसा एक दीमक है जिसने कि इस मुल्क को की जो बुनियादें हैं वो चाट ली हैं। अब ये जो इंडेक्स जो आया है, ये ज़ाहिर है कि जो करंट ये परसेप्शंस पे होता है, और जो परसेप्शंस है ज़ाहिर है कि वो एक ऐसी ये बहस बनी हुई है, तो ज़ाहिर है कि वो उसको इफ़ेक्ट तो करता है, उसको इम्पेक्ट तो करता है। तो इसी वजह से ये इंडेक्सेस है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम अब इतने सेंसिटाइज हो गए हैं, आप जैसे लोग और बाकी पाकिस्तानी आवाम, कि वो इसको इसकी निशानदही करते हैं। वरना आज से पहले 2018 से या 2013 से पहले कौन इसकी पता भी चलता था कि जी ये इंडेक्स आ गया और वो इंडेक्स आ गया। कि ये जो अभी आई है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, ये नून की करप्शन का एक और सबूत है। आप निकाल लीजिए जरा कि ये किस किस साल की बात कर रही है, और आप ये भी निकाल लीजिए कि 90% उसमें से पब्लिश शुदा मटेरियल है। ये 2015-16 का है और 2017-18 का है। और किसी जगह आप देखिए कि इमरान खान की हुकूमत या PTI का नाम आया किसी जगह? आंसर विल बी नो। वज़ीर इत्तलात और मुआविन खुसूसी के बयानात और दावों की तफसीलात और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर क्या कहा करते थे, माजी में उनके बयानात क्या थे, वो आपके सामने रखता है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है। तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने माजी की रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर करप्शन में इजाफे से खबरदार किया है, या करप्शन मौजूदा दौरे हुकूमत में हुई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 8 रिपोर्ट्स का जायजा लेकर पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की बात की है। सबसे पहले पाकिस्तान में जमहूरियत और आमरीत की अकदार का जायजा लिया गया है।
इस हवाले से BTI ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स का जायजा लिया गया है। इस जायजे के मुताबिक पाकिस्तान का दर्जा सियासत में 137 ममालिक में 102 है, मईशत में 106, जबकि गवर्नेंस में 111 रहा है। और यह रिपोर्ट भी 2019 के डेटा पर मबनी है। इस रिपोर्ट का अक्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यानी हुकूमत का यह दावा भी बिल्कुल बेबुनियाद है। रिपोर्ट में अगला जायजा जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर लिया गया है। यह रिपोर्ट भी 2019 में शाया हुई है। इस रिपोर्ट में माशी इदारों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, नीम और गैर सरकारी इदारों और कारोबारी इदारों का जायजा लिया गया है। इस रिपोर्ट में अवामी मसाइल के इस्तेमाल और दीगर मामलात का जायजा भी लिया गया है। इस रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई अच्छी दिखाई नहीं दे रही, ताहम यह भी 2019 के बराबर ही रहा है। इसी तरह ग्लोबल इनसाइट कंट्री रिस्क रेटिंग 2018 का जायजा भी लिया गया है। इसी तरह दीगर रिपोर्ट्स में इंटरनेशनल जो कंट्री रिस्क गाइड 2019 है, वर्ल्ड बैंक कंट्री पॉलिसी 2018 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्वे 2019 वो भी शामिल हैं। इन रिपोर्ट्स में कंट्री रिस्क रेटिंग और कंट्री पॉलिसी 2018 का डेटा पुराने आदादो शुमार पर मबनी है, जबकि बाकी 6 पॉइंट्स की रिपोर्ट्स का डेटा मौजूदा दौरे हुकूमत पर है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान का दर्जा किन रिपोर्ट्स के तनाजुर में गिरा है? क्या यह मौजूदा दौरे हुकूमत में ही तनज़ुली हुई है? इस हवाले से एक जायजा आपके सामने रखते हैं। साल 2019 में पाकिस्तान का स्कोर 180 ममालिक में 120 था। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2 कंपोनेंट्स जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी है उससे मुतालिक शोबे में भी कम स्कोर किया, जिसकी वजह पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में CPI 2020 के मुकाबले में 1 दर्जे की कमी हुई है। सबसे पहले वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट के तनाजुर में पाकिस्तान की कारकर्दगी रखते हैं। इस रिपोर्ट में सरकारी इदारों में करप्शन, एग्जीक्यूटिव की करप्शन, कानून साजी में करप्शन और अदालती निज़ाम का जायजा लिया गया है। ये वो 4 बुनियादी नुकात हैं जिनमें पाकिस्तान की कारकर्दगी 2019 के मुकाबले में 5 दर्जे नीचे गिर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के मैदान में 0.029 दर्जे, जबकि दूसरा जायजा इंतखाबी अमल में है, जहां आम आदमी की शिरकत और पार्लियामान में मुंतखब अफराद की शमूलियत से मुताल्लिक है। इसमें पाकिस्तान 0.089 दर्जे गिरा है। इसी तरह दूसरी रिपोर्ट जो आपके सामने रखते हैं जिसमें पाकिस्तान 1 दर्जे नीचे गिरा है, वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2019 से डेटा लिया गया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में हुकूमती इख्तियारात में रुकावट, करप्शन का खात्मा, शफाफ हुकूमत, बुनियादी इंसानी हुकूक, अमन आमा, कानून की अमलदारी, अवामी इंसाफ और क्रिमिनल जस्टिस से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया है। आलमी इदारे की इस रिपोर्ट के आदाद शुमार इंतहाई खौफनाक हैं। अगर इन पॉइंट्स में पाकिस्तान की रैंकिंग का जायजा लिया जाए तो हुकूमती इख्तियारात में रुकावट में पाकिस्तान 126 ममालिक की फहरिस्त में 74वें नंबर पर है, करप्शन के खात्मे में 112वें नंबर पर है, शफाफियत में 83वां नंबर है, बुनियादी इंसानी हुकूक में पाकिस्तान का 126 ममालिक में से 114 नंबर है, जबकि अमन आमा में भी पाकिस्तान का दर्जा 114 रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के हवाले से 2019 में सूरत हाल इंतहाई खराब रही है और पाकिस्तान 126 ममालिक में 124वें नंबर पर है। अवामी इंसाफ की फरामी में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान 118वें नंबर पर रहा है, जबकि क्रिमिनल जस्टिस में 126 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का दर्जा 92 है। अब अगर मौजूदा तर्ज हुकूमत और हुकूमती बयानात का जायजा लिया जाए तो एक आम आदमी भी इस रिपोर्ट के दुरुस्त होने पर यकीन कर ले। तहरीक इंसाफ माजी की हुकूमतों पर इल्जामात आयद कर रही है, लेकिन हकीकत में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन में 10 दर्जे बेहतर बना है और 10 दर्जे को बेहतर बनाने में कामयाबी रही है, जबकि मौजूदा दौरे हुकूमत के सिर्फ 2.5 सालों में पाकिस्तान 7 दर्जे नीचे गिर चुका है। मेरी रियासत ने तो कौम से वादा किया था कि 90 रोज में करप्शन खत्म करके दिखाएंगे, लेकिन लगता है कि मेरी रियासत करप्शन की बुलेट ट्रेन के सामने स्पीड ब्रेकर पर मौजूद है। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। आप 90 दिन के ऐलान पे कायम है? 90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने की वजूहात क्या है? तहरीक इंसाफ हुकूमत करप्शन के खात्मे में नाकाम क्यों है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम का एतमादी करप्शन के खात्मे के लिए हासिल किया था। क्या मौजूदा हुकूमत अवामी एतमाद खो चुकी है? इन तमाम सवालात का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही है कि रिपोर्ट पुराने आदाद शुमार पर मबनी है, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, उसके तर्जुमान ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि असल में ये पुराने डेटा सोर्स पर मबनी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इसका ताल्लुक 2019-2020 से नहीं है, रवा हुकूमत से नहीं है, बल्कि माजी की हुकूमतों से? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने थोड़ी सी जो अपनी तहकीक की है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाके उन्होंने उन तमाम डाटा सोर्सेज को लिस्ट किया हुआ है
जिनकी मदद से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाया है। तो उसके अंदर जो बेसिकली टोटल 13 डेटा सोर्सेज हैं, जिनमें से 8 वो सोर्सेज हैं जो पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं। उन 8 की जो डेट्स हैं उनमें 5 उसके ऊपर डेट 2020 की है और 3 के ऊपर डेट 2019 की है। उसको देख के अगर मैं ये भी इस बात का भी अलाउंस दूं कि तकरीबन 1 साल लग जाता है डेटा इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करने में, तो ये जो टाइम पीरियड है ये पीटीआई के दौरे हुकूमत से ही ज़्यादा मुताल्लिक लगता है। ऐसा नहीं लगता मुझे कि ये पिछले गवर्नमेंट के ज़माने से मुताल्लिक हो। तो अहमद बिलाल साहब, आपकी ये स्टडी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस तासुर और उस जवाज़ की नफ़ी करती है जो वो पेश कर रहा है। देखिए, इसमें हमने ये देखा है कि अफगानिस्तान और नेपाल जैसे ममालिक में अपनी रैंकिंग के अंदर बेहतरी के काबिल हो गए हैं। उनकी रैंकिंग माजी की जो रिपोर्ट थी उसके मुकाबले में बेहतर दिखाई दे रही है। तो क्या वजह है सर, आपने क्या इसमें देखा है कि हम अपनी रैंकिंग इंप्रूव क्यों नहीं कर पाए? देखिए, हम न सिर्फ ये कि इम्प्रूव नहीं कर पाए, आप ये थोड़ी सी तशवीश की बात यह है कि 2018 से 2019 से पहले जो 10 साल का पीरियड था उसमें हम हर साल एक आध पॉइंट हमारा बेहतर हो रहा था। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2010 में हमारा स्कोर 23 था, जो कि हर साल को एक आध बढ़ के फिर 25 हुआ, 27 हुआ, तो अब हम 2018 में 33 पे पहुंच गए थे। 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्कोर हमारा कम हुआ हो, लेकिन अब ये 2019 में हमारी पहली दफ़ा 1 पॉइंट स्कोर कम हुआ, 32 हो गया, और अब एक बार दोबारा 1 पॉइंट कम हुआ, 31 हो गया। तो इम्प्रूवमेंट होना तो बड़ी बात है। इसमें तो हम पीछे रिवर्स हो रहे हैं। रैंकिंग भी हमारी पीछे जा रही है, 120 से 124 हो गए, लेकिन रैंकिंग को आप ज़रा कम वेटेज दीजिए, लेकिन स्कोरिंग को ज़्यादा अहमियत दें क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज है। स्कोर भी हमारा कम हो रहा है। अच्छा बिलाल साहब, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अलार्मिंग दो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है वो पॉपुलर वोट लेकर आई थी और उस वक्त उनका क्लेम ही जो था, वो जो नैरेटिव था, वो एंटी करप्शन नैरेटिव था। और हम बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब किसी जलसे से मुखातिब होते हैं, वो टीवी टॉक शो के अंदर होते हैं, खिताब मुखातिब होते हैं, तो वो एंटी करप्शन बात करते हैं कि करप्शन मुकाओ उनकी मुहिम है, एनआरओ नहीं दूंगा। इसके बावजूद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो है ही इंसाफ के नारे के ऊपर और एंटी करप्शन, तो फिर ऐसा क्यों हुआ सर? आप कह रहे हैं कि माजी में जो 10 सालों में नहीं हो सका, 1 डेकेड में नहीं हो सका, वो अब हो गया। देखिए, उसकी एक वजह जो बज़ाहिर मैं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ें भी ख़राब हुई हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत कहते रहें और उसका जिक्र करते रहें और लोगों के अंदर ये एहसास पैदा कर दें कि ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू ये है, तो जाहिर है फिर जब लोग उसका परसेप्शन देखने के लिए आएंगे तो यही लगेगा कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मौजूद है। अब लोगों का फोकस करप्शन पे बहुत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे प्रॉब्लम्स के, क्योंकि पिछले 5-7 साल में इमरान खान साहब ने जो लोगों के साथ कम्युनिकेट किया है उसके अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि करप्शन ही इशू है। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस पैदा हुई है और जो फोकस पैदा हुआ है वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये जो इदारे हैं, 8 इदारे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक, जस्टिस प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे इदारे हैं, तो वो ज़ाहिर है इतनी सरसरी और सतही बातें तो नहीं देख रहे, वो तो गहराई में जाके चीज़ों को देख रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में कोई डिटीरियोरेशन वाकई पैदा भी हुई है और हमने शायद बहुत सीरियस काम नहीं किया, सिवाय ये कि मुखालफिन के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको बदनाम करने के और उनका कसूर निकालने के अलावा बेहतरी की जो कोशिशें हैं शायद वो उतनी सीरियस नहीं हुई। और नैब का भी पूरा फोकस जो है वो पॉलिटिकली एक बैलेंस्ड फोकस होने की बजाय वो भी एक मुखालफिन पे ज़्यादा रहा। तो इस सारी चीज़ों ने मिलके आप देखें पिछले चंद दिनों में, जो पिछले चंद माह में या 1 साल के अंदर जो स्कैंडल्स भी सामने आए हैं चीज़ों के,
वो भी परसेप्शन को बनाते हैं, उसी तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपस में एक मिल मिला के ये लगता है कि वाकई कोई परसेप्शन जो है वो ख़राब हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके वक्त के लिए। सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर मलिक आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त के लिए। डोगर साहब, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की दर्जाबंदी मजीद नीचे गिरी है। 4 दर्जे पाकिस्तान नीचे आ गए और इस वक्त हमारी पोजीशन 124 पर है। क्या कहेंगे? देखें जी, पहले तो ये जो रिपोर्ट है ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। आप जानते हैं कि ये 2020 में रिपोर्ट आई है और इसको जो फिगर्स लिए जाते हैं ये 2018 और 17 के हैं, तो साल 1.5 साल लगता है इस रिपोर्ट्स को मरतब होने में। बहरकैफ कोशिश तो बहुत है। आज का प्राइम मिनिस्टर की और हमारी पार्टी की तो बेस लाइन ही। अच्छा डोगर साहब यहाँ कथा कलामी के लिए माजरत, आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है वो कंट्रोवर्शियल है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला दिया करते थे अपने जलसों के अंदर भी, टीवी टॉक शोज के अंदर भी। और जहां तक आपका ये जवाब है कि ये रिपोर्ट 2020 की नहीं है, 2017-18 की है, तो उसका बड़ा बुनियादी सा नुकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट जरूर है जिनका ताल्लुक जो है वो साबिका रिपोर्ट्स के साथ है। नहीं, मेरा ज़िमनी सवाल ले लेना सर। सर यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनका खालिस्तन ताल्लुक 2020 से है सर। नंबर 1 वर्ल्ड जो जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट 2020 है और दूसरी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी 2020 की रिपोर्ट है जिसका हवाला ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में दिया गया है जिसका ताल्लुक 2019-20 के साथ है। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि ये 18-19 से तसलसल चल रहा है। 19 सालों के फिगर्स हैं जो इन्होंने कोट किए हैं। कुछ चीज़ें 20 की भी ज़रूर होंगी, लेकिन देखें हम पुरअज़्म हैं। अकेला इमरान खान है जो पाकिस्तान में तमाम माफियाज के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। इदारे तबाह है, निज़ाम पूरा गल सड़ गया है, अदालती निज़ाम आपका मफलूज हो गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम इन तमाम बहरानों से निकल रहे हैं और वो जो हचकोले खाती हुई कश्ती थी वो अपनी भंवर से अब निकल कर तरक्की की जानिब गामज़न है। और करप्शन का ख़ात्मा हमारा नंबर 1 मोटो है और हम उसमें जरूर कामयाब होंगे और आने वाले दिनों में। लेकिन डॉक्टर साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के ऊपर आप इसका मलबा माजी की हुकूमतों पर डालकर पहलू तही तो नहीं कर सकते इस मामले के साथ। अगर इंसाफ की फरामी और जमहूरियत के मामले की बात की जाए तो इंसाफ की फरामी में हम 3 दर्जे नीचे आए और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी में हम 2 दर्जे नीचे आए जिसका खालिस्तन ताल्लुक 2019-20 से है। सर अर्जी है कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि अभी कोई दूध की नहरें हमने बहा दी हैं 2.5 सालों में या कोई शीशे की सड़कें बन गई हैं। मसाइल ज़रूर हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। इन 2-2.5 सालों में अपने तहीं तो ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ, मेहनत के साथ प्राइम मिनिस्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही है, सूबाई हुकूमतें पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी कोई उस तरह विजिबल इफेक्ट नहीं नजर आ रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं तो मलिक आमिर डोगर साहब, ये जवाब हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दे सकते हैं क्योंकि हमारा वजीर आजम करप्ट नहीं है, इसलिए हमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर बेहतर पॉइंट्स दिए जाए। क्या ये जवाब वो मानेंगे? सर नहीं, वो जवाब तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इसके साथ के जो हालात और वाक़यात हैं मैं उनके आपको उस पैराहे में बात कर रहा हूँ। अब इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान पे तो नहीं होती ना भाई। ताली तो 2 हाथों से बजती है ना। यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एक चपड़ासी से लेकर और ऊपर तक जो है वो क्या बताऊँ मैं आपको कि माल पानी बनाने में लगा हुआ। अब क्या करें, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह लगे हुए हैं, इंशाल्लाह निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। अच्छा आमिर डोगर साहब, आप ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के अंदर कहीं ना कहीं ये सब कुछ हो रहा है। तो वो जो आप नहीं बता पा रहे, मैं चाहता हूं कि आज हमारे प्रोग्राम के रास्ते बताएं ना कि हर्डल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट को करेक्टिव रिफॉर्म्स में। सर हर्डल्स ये है कि हमारे पास नंबर ही पूरे नहीं है। हम तो सिंपल मेजॉरिटी से बिल बड़ी मुश्किल से पूरे करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, करप्शन का खात्मा, ये रिफॉर्म से होना है। जो एक हमने जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, गवर्नेंस पे रिफॉर्म्स करनी है और बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स है ना। जब आपने सिस्टम को बेहतर करना है तो उसके लिए आपको लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हो सकता है इस्लाहात हो रही हैं,
बाकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जब वो ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे क्लेम्स हैं जो किया करते थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि एमएनएज एमपीएस को पार्लियामेंटेरियंस को कभी भी डेवलपमेंट बजट नहीं देंगे क्योंकि डेवलपमेंट बजट देना करप्शन के मुतरादिफ है। आज हम देख रहे हैं कि 50-50 करोड़ रुपए पार्लियामेंटेरियंस को दिए जा रहे हैं, तो क्या आप करप्शन नहीं होगी मलिक आमिर डोगर साहब? आज भी प्राइम मिनिस्टर अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है। आज भी एक दोपहर को 1 बजे मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें फिर डेवलपमेंट फ़ंड की बात की। अगर इमरान खान की ज़ात की बात हो तो इमरान खान तो आज भी यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट फ़ंड का काम है म्यूनसिपल इदारों का, आपका काम है लेजिस्लेशन का, आवाम की पॉलिसीज़ बनाने का। लेकिन अभी जो खान साहब के जो ख्यालात हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए वक्त लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर मलिक आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से किया गया एक वादा तो ईफा नहीं हो सका। तस्करा करेंगे कि 50-50 करोड़ रुपए की सियासी रिश्वत क्यों दी गई है, ये वादा क्या था वज़ीर आज़म का, वो भी याद दिलाने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं, पीडीएम का बयानिया दफन हो चुका है, ये कहना था गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। उन्होंने पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास के दौरान मेंबरान असम्बली का 2.5 साल का देरीना मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म ने मेंबरान असम्बली को हल्कों में तरक्याती काम यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 50-50 करोड़ रुपए जारी करने के अहकामात सादिर किए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हुकूमत को कोई खतरा नहीं है तो सेनेट इंतखाबात से ऐन कबल तरक्याती फंड जारी करने के मकासद क्या है? क्या मेंबरान की नाराजगी दूर करने के लिए सियासी रिश्वत दी गई है? क्योंकि माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान मेंबरी को फंड्स के इजरा को सियासी रिश्वत करार दिया करते थे। माजी में वो क्या कहते थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हमने ये जो लानत है ना डेवलपमेंट फंड्स की, ये जो इन्होंने 94 अरब रुपया ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे नून लीग के एमएनएस को दे रहा है, इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। इंशाल्लाह जब हमारी बारी आएगी इंशाल्लाह किसी एमएनए एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलने लगे। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हम नया लेके आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन, सारे हमने अपनी माजी के तजर्बे जो लोकल गवर्नमेंट के देख के तो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप सबको खुशी होगी। पहले कभी भी इस तरह का सिस्टम नहीं आया। हमारा सबसे कामयाब बल्दियात के अंदर जो एक्सपेरिमेंट था वो विलेज काउंसिल्स का था। जो इलेक्शन था वो नॉन पार्टी बेस पे होता था। जितनी आप गवर्नेंस आवाम के पास ले जाएंगे उतना आवाम बेहतर फैसले करती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी आप सेंट्रलाइज रखेंगे, आवाम से दूर फैसले रखेंगे, वो फैसले गलत होते हैं। इस बारी हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने एमएनए एमपीज को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहां से शुरू होती है। ये सिस्टम ही गलत है, ये सिस्टम करप्शन को प्रमोट करता है। इन इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली ही मुल्क की तरक्की के लिए आम है, लेकिन हुकूमत 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी बल्दियाती इंतखाबात कुराने से गुरेजा है। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत हुई। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात न कराने के मामले पर अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे, अवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है, बल्दियाती इंतखाबात ना करा के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपना हल्फ नहीं देखा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन नहीं पढ़ा? अटॉर्नी जनरल किधर है? अटॉर्नी जनरल अगर वजीर आजम के साथ है तो उन्हें बताएं कि आइन ज्यादा अहम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की तहलील गैर आईनी करार देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमतों को तहलील कर दिया था, पंजाब की सूबाई हुकूमत का इकदाम गैर कानूनी था। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ गैर आईनी इकदाम पर क्या कार्रवाई की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती कानून बना लिया। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि आप आइन पर अमल नहीं करा सकते तो साफ बता दें। जस्टिस फाइज ईसा ने खैबर पख्तूनख्वा को केपी कहने पर झाड़ पे लाते हुए कहा कि आप आईनी ओहदेदार हैं, सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं लेते, सूबे के अवाम में नफरतें ना फैलाएं। जस्टिस फाइज ईसा ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन बताए कब लोकल बॉडी इलेक्शन करा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 अप्रैल को बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाब कब कराएंगे, तीनों सूबों में इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो मकामी हुकूमतें हैं उनको तहलील करने पर क्या एक्शन लिया है। कमीशन के पास इतने वसी इख्तियारात हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी बल्दियाती इलेक्शन ना कराने का हुक्म दे तो इलेक्शन कमीशन हमें भी इनकार कर सकता है।
दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा ने आर्टिकल 6 का हवाला देते हुए कहा कि आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मर्तकब हो रहे हैं। लगता है इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हिदायत ले रहा है। आप इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुस्ताफी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देने के लिए अब 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूदा हुकूमत के लिए काबिल गौर हैं। एक ऐसी हुकूमत जो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की हामी रही है, जिसने मेंबरान असम्बली को फंड्स का इजरा सियासी रिश्वत करार दिया, वो हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर क्यों कर रही है? इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां क्यों अदा नहीं कर रहा? बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर कितनी नुकसानदेह हो सकती है? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन के पास। वो कहते हैं वसी तर इख्तियारात मौजूद हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये कहता है कि आप इंतखाबात ना कराएं तो सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन इनकार कर सकता है। अगर इतनी पावर्स हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन अभी तक बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करा सका? कुंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए एक आइन में आर्टिकल 51 में तरमीम की ज़रूरत पेश आ रही थी। उसमें ये मामला था कि जो हमारी जो मरदमशुमारी जो अक्टूबर 2017 में हुई थी 2018 में, तो उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि उन्होंने अबूरी तौर पर एक कानून साजी की और उसमें 25वीं आइनी तरमीम के तहत उन्होंने ये इंदराज किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अबूरी मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के तहत अपनी सूबाई और कौमी असम्बली की हल्का बंदियाँ करवा लें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अबूरी मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के तहत कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवा दिए। लेकिन अब जो लोकल गवर्नमेंट का वक्त आया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई कि हमें जो आनी तौर पर जो इख्तियारात दिए गए हैं वो सिर्फ कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात का था। इसमें आर्टिकल 51 में लोकल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है। जब तक लोकल गवर्नमेंट का इसमें ऐड नहीं किया जाएगा तो हम हल्का बंदियाँ करवाने के लिए हमें आइनी और कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हासिल नहीं होंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इन हालात को देखते हुए उन्होंने बार बार खतूत लिखे वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत ने उनकी बारे में यकीन दहानी करवाई कि हम इस पर कानून साजी करवाएंगे, लेकिन वो कानून साजी नहीं हो सकी। अब चूंकि हुकूमत पाकिस्तान को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम जो अक्टूबर 2017 में जो लोकल गवर्नमेंट जो मरदमशुमारी हुई थी उसकी रोशनी में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना है। जब वो नोटिफिकेशन कर देंगे, हाथमी नोटिफिकेशन, तो फिर इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो लोकल गवर्नमेंट की हल्का बंदियाँ करवा लें। लेकिन बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान चंद अभी जिस पर हाथमी नोटिफिकेशन कर रही है, सिंध हुकूमत को या MQM को, इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर चुकी है और वो इसके बारे में नोटिफिकेशन कर देगी। कुंवर दिलशाद साहब, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत में कहा कि जो पंजाब में बल्दियाती इदारे तहलील किए गए हैं ये इकदाम गैर आइनी था। तो अगर गैर आइनी इकदाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक, तो फिर इस गैर आइनी इकदाम पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा और फिर उसने इंटरव्यू क्यों नहीं किया इस पर? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो ज़हर है, जब उन्होंने एक अपना सरकारी बयान जारी कर दिया कि उनका तहरीर करना गैर आइनी और गैर कानूनी था, तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इदारे तहलील किए गए थे उनके मेयरों ने, उनके चेयरमैनों ने, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ासतौर पर लाहौर के मेयर ने, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी और कानूनी दरख्वास्त जमा कराई थी। उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी तहलील करदा को गैर कानूनी करार दे देती है तो फिर ज़ाहिर है वो इदारे ऑटोमेटिक बहाल हो जाएंगे। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है पंजाब हुकूमत के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता था इस मामले पर? इलेक्शन के पाकिस्तान को किसी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेने के पास इख्तियारात नहीं है। ये सिर्फ खतूत ही लिख सकते हैं कि जनाब आप जो है इस पर, उन्होंने ये कहा जब तहलील हो गए तो इन्होंने कहा जी आप इंतखाबात करवाएं, लोकल गवर्नमेंट के जब इदारे तहलील हो गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी तो इंतखाबात करवाने की, आप इंतखाबात करवाएं। तो उन्होंने 2020 तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट नहीं बनाया। उन्होंने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो 2020 में बनाया और उसमें इतनी खामियां थी, वो भी उसके अंदर जो मेयर के इंतखाबात, उसके लिए भी कानून साजी की जरूरत है। मेयर का इंतखाबात का ख्याल यह है कि बराह रास्त करवाया जाए,
उसके लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम करनी जरूरी है, जहां लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर है। इसके साथ साथ उन्होंने नेबरहुड, पंचायत, वो सारी चीजें जो इंतखाबात का जिक्र किया हुआ है लोकल गवर्नमेंट एक्ट। फिर डिलेस का जिम्मेदार कौन हुआ है कुंवर दिलशाद साहब? पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर इलेक्शन कमीशन जो है लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं करवा सका। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि सरकारी गाड़ी में कुत्ते की सैर गवर्नर सिंध को भारी क्यों पड़ गई। इस आम मामले पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा और वीडियो बनाने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सरकारी गाड़ी से पालतू कुत्ते की मुंह बाहर निकाले हुए वीडियो मंजर आम पर आई। इस गाड़ी के साथ एक पुलिस वैन भी चल रही थी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से इस वीडियो के बारे में जारी होने वाले वजाहती बयान में यह कहा गया है कि वीडियो झूठ पर मबनी है, सरासर झूठ है। जिस गाड़ी की वीडियो बनाई गई है उसमें मेरी फैमिली मौजूद थी। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि जब मेरी बेटी और बीवी ने देखा कि इस तरह वीडियो बनाई जा रही है तो वो पीछे होकर बैठ गई ताकि वो इस वीडियो में ना आए। क्या गवर्नर सिंध की गाड़ी में वाकई उनकी फैमिली सवार थी या फिर प्रोटोकॉल महज कुत्ते के लिए था? अगर गाड़ी में फैमिली मौजूद थी तो वीडियो क्यों बनाई गई? अब ये वीडियो सिंध के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने बनाई है और तैमूर तालपुर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त के लिए। कि गुज़श्ता रोज से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें स्याह रंग की बड़ी गाड़ी है और उसमें भूरे रंग का कुत्ता सर निकाल कर लग रहा है कि शहर की मटर गश्त कर रहा है। ये वीडियो आपने बनाई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये कंफर्म हो गया कि वीडियो आपने बनाई है। ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई तैमूर तालपुर साहब? हाँ, देखें, जब मैं एक शहरी हूँ सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी हूँ। मेरे शहर का जो हाल है, जिस तरह पे इन्होंने कीमतें लेके गए हैं, आज 2 वक्त की रोटी शायद हर किसी को नसीब नहीं हो रही, जिसको 1 वक्त की हो रही वो भी खुश है। आज लोग नहाने जाते हैं सुबह को तो गीज़र ऑन नहीं करते हैं कि गैस का बिल नहीं भर सकेंगे, ठंडे पानी से नहाते हैं। रात को लोग बैठते हैं तो 4 की जगह 1 बल्ब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बिजली की प्राइसेस लोगों ने कहाँ तक पहुँचा दी हैं। आपकी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, 97 मोस्ट असेंशियल जो आइटम्स थे लाइफ सेविंग ड्रग्स में, उनकी कीमत 250% बढ़ा दी है। ये सब मुझ पर और मेरे हम शहरियों पर, सब पर ये वजन जा रहा है। ये सोचे हमारे दिमाग में तैमूर साहब, इसका वीडियो बनाने से क्या ताल्लुक है? क्योंकि बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि गवर्नर साहब की गाड़ी थी और गवर्नर साहब ने कहा कि मेरी फैमिली उसमें सवार थी। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि इस तरह फैमिलीज की प्राइवेसी में इंटरवीन करना, उसको डिस्टर्ब करना, ये बात कुछ समझ नहीं आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है, नून लीग का भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है और उन शहरियों ने जिसने ये वीडियो देखी है उनका सबसे बेहतरीन रद्द-ए-अमल है जो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। इस मुल्क के वजीर आजम, नाअहल वजीर आजम ने शायद ये वादा किया था कि वो बगैर प्रोटोकॉल के घूमेगा। उसने कहा था कि वो अपने ऑफिस भी साइकिल पे जाया करेगा, पर उसकी जगह पे वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है। एक हेलीकॉप्टर में खुद जाता है, उसके बाद दूसरे हेली में शेरू और उसके दोस्त आके वहां पर लैंड करते हैं। इसी तरह से कराची में जो इन लोगों ने वादे किए थे, नहीं, आपको इस गाड़ी में कुत्ते के अलावा गवर्नर साहब की फैमिली दिखाई नहीं दी थी? बहुत ही खूबसूरत कुत्ता देखता हूँ, इतना खूबसूरत कि मुझे ड्राइवर को कहना पड़ता जरा करीब लेके जाओ, और जब करीब जाके कुत्ते को देखो, मैं खुद एक डॉग लवर हूँ, आई लव डॉग्स, आई हैव डॉग्स। तो यानी कुत्ते की खूबसूरती ने आपको अट्रैक्ट किया? मेरी नजर थोड़ी कमजोर जरूर है, पर आपने देखा ये मैं चश्मे पहनता हूँ और मैं हर 6 महीने में अपनी नजर चेक कराता हूँ। मेरी तकरीबन 6x6 की आई साइट है। मैंने कैमरा निकालने से पहले मैं बिल्कुल और मेरी कैमरा फोन को उठाने से पहले मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। मैंने जाके उस गाड़ी के अंदर देखा, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कुत्ता था, आगे एक ड्राइवर था। आप मेरी वीडियो गौर से देखेंगे तो यू कैन सी देयर इज नोबडी इन द कार अदर देन द ड्राइवर। उसके बाद भी जब मैंने एहसास नहीं किया ये गवर्नर साहब की गाड़ी है, जब गाड़ी गुजरी तो एक पुलिस वाले ने मुझे जब थोड़ा साइड दिया तो फिर मैं समझा यार ये प्रोटोकॉल तो जा रहा है इस गाड़ी के पीछे, और फिर मैंने देखा कि गाड़ी का नंबर गवर्नर हाउस का है। मैंने फिर ड्राइवर को कहा जरा आगे लेके जाओ, देखिए गवर्नर साहब तो नहीं बैठे हुए। फिर मैंने कंफर्म किया, मेरे साथ बैठे हुए मेरे ड्राइवर ने कंफर्म किया नहीं सर कोई भी नहीं है, गाड़ी में सिर्फ कुत्ता है और पीछे प्रोटोकॉल है। तब मैं समझा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई शुड टेक आउट द कैमरा एंड आई शुड हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, और आवाम देखे कि ये जो कह के आए थे कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, इनके कुत्ते भी वो रईसों की तरह घूम रहे हैं और उनके साथ भी 7 गनमैन पीछे पुलिस के चल रहे हैं। पुलिस का मोबाइल इस्तेमाल हो रही है, सरकारी फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से
मेरी जिम्मेदारी थी आवाम तक पहुंचाना, जो आवाम का रद्द-ए-अमल था आपके सामने। आप ये कह रहे हैं कि 7 गनमैन और पुलिस मोबाइल सिर्फ और सिर्फ उस कुत्ते की सिक्योरिटी पर मामूर थे, और मेरे ख्याल से शायद गाड़ी भी बुलेट प्रूफ थी, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी जिसमें कुत्ता घूम रहा था। लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि वो जो कुत्ता है उसने उसका भी ख्याल नहीं किया और उस बुलेट प्रूफ गाड़ी की भी धज्जियां उड़ाई, क्योंकि मिरर तो नीचे था और जो बाहर देख रहे हैं वो शायद मेरा ख्याल है कि वो भी कराची की आवाम को देख रहे होंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, उनके चेहरे कितने परेशान है, बेहाल हैं। जी बिल्कुल, पहले तो जो है बहुत ही अच्छा नजारा था पहले 10-15 सेकंड के, पर जब आपने देखा कि किस तरह से घूम रहा है और किसके खर्च पर ये एक्स पाकिस्तान के एक्स चेकर के ऊपर ये कितना महंगाई का है। गवर्नर साहब ने एक बात की कि मेरी फैमिली बैठी थी, देखिए मैं खानदानी आदमी हूँ, टालपुर, हमें हमारे माँ बाप ने औरतों का, माँ बहन की इज्जत करनी सिखाई, अपनों की भी करते हैं और दूसरों भी करते हैं। गवर्नर साहब की बेगम साहब मेरी बहन के बराबर हैं, अगर मैं उनको देखता तो मैं 1 सेकंड के लिए वहां पे खड़ा ना था, मैं कहता गाड़ी को 10 फुट दूर करो, मेरी बहन की गाड़ी जा रही है प्रोटोकॉल में, पहले वो जाएगी फिर हम जाएंगे। आफ्टर आई कंफर्म अगेन एंड अगेन, दैट इज व्हेन आई टुक द फोन आउट, पहली बात। और दूसरी बात, जो प्राइम मिनिस्टर कहता था कि मैं मोटरसाइकिल पर चलूंगा, तो उनके गवर्नर की जो फैमिली है, जो कि नहीं थी, कुत्ता था करके, उनको एक इतनी 2, 4, 5 करोड़ की गाड़ी में घूमने का क्या शौक था, और ऐसा कौन सा इशू है? पहले भी बहुत गवर्नर है, कौन से गवर्नर्स के साथ, बच्चों के साथ, बेटों के साथ मोबाइलें होती थी? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं you're confident enough, और आप नादिम नहीं है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, आपको उसमें शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि you're confident enough, और आप ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे ही करना चाहिए था। शर्मिंदगी उनको आनी चाहिए जो अभी सोच रहे हैं कि उन्होंने एक झूठ बचाने के लिए, एक शर्मिंदगी से बचने के लिए कितने और झूठ बोल दिए इस वीडियो पे। आप इस प्रोग्राम के बाद फिर से वो वीडियो देखिएगा, मैंने फोकस किया गाड़ी के अंदर, आई हैव फोकस्ड इनसाइड द कार, तो आप मेहरबानी करके वो फोकस मेरा देखिएगा गाड़ी के अंदर कि कौन कौन बैठा हुआ है और कौन कौन नहीं है। अगर मेरी बहन गाड़ी में बैठी थी, वो छुपी क्यों, वो सीट पर नजर क्यों नहीं आई, क्या वजह थी कि आपको जो है वो आखिर में शीशा ऊपर करना पड़ा कुत्ते को छुपाने के लिए, प्रोटोकॉल को छुपाने के लिए? ये चीजें नहीं चलेंगी, आवाम ने देख लिया है, इनके करतूत आपके सामने है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपको बता दिया है कि कहां से कहां ये मुल्क की करप्शन लेके गए, तो यही तो सारे हरबे हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, खा रहे हैं। और अवाम जिन्होंने इनको वोट दिया था, उन सब के आप ट्वीट्स देख लें, उन्होंने क्या उनके बारे में कमेंट्स किए हैं, वीडियोस देखकर, वीडियो लोगों ने बार-बार। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त के लिए। सिंध से सूबाई वजीर तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को अमेरिका के हवाले क्यों किया जा रहा है। बड़ा अहम मामला है, इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी खारजा के फैसले के बाद आरिफ नकवी हवालगी एक्ट 2003 के सेक्शन 92 के तहत फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। अब इस केस का जायजा लिया जाए तो बरतानिया में आरिफ नकवी हवालगी के हवाले से केस की समाअत का आगाज गुज़श्ता साल हुआ था। उन्हें और दीगर मुतल्लिका अफराद को अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से बैनुल अक़वामी सतह पर सरमायाकारों से जालसाजी और धोखादही की स्कीम का हिस्सा होने पर सजा सुनाई गई थी, जिससे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी मुतासिर हुई थी। आरिफ नकवी ने ताल्लुकात आमा की फर्म्स के जरिए इन इल्जामात से इनकार किया था। बरतानवी अदालत ने आरिफ नकवी के वकला ने दलाइल देते हुए कहा था कि अमरीकी इंतजामिया ने बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले शरीक मुल्जिम और अबराज के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर सेवेटे पिलाई के खिलाफ शवाहिद पर बड़े पैमाने पर इन्हिसार किया है। दुबई से ताल्लुक रखने वाला अबराज ग्रुप 2018 में खत्म होने से कबल मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीका में कंपनीज के बेशतर शेयर्स खरीद कर इंतजाम संभालने वाला सबसे बड़ा ग्रुप था। सरमायाकारों की तरफ से $1 अरब के हेल्थ केयर फंड्स का इंतजाम संभालने के हवाले से खदशात सामने आने के बाद यह ग्रुप खत्म हो गया था। आरिफ नकवी के वकला ने कहा है कि हवालगी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अमरीका के इल्जामात के मुताबिक उनकी सरगर्मियों का एक बड़ा हिस्सा लंदन में था, जिसमें अबराज की सरमायाकारी की कवरेज टीम भी शामिल थी। इसके अलावा उनके खानदान के शहर से ताल्लुकात थे। वकील दिफा ने अबराज के साबिक जनरल वकील अदनान सिद्दीकी का हवाला देते हुए कहा है कि ग्रुप का दिल दुबई में धड़कता था, लेकिन इसका दिल और कंट्रोल वहां होता था जहां आरिफ नकवी होते थे, जो अक्सर लंदन में होते थे, और इसी वजह से मरकजी सरमायाकार जो कवरेज ऑपरेशन है उनका यहाँ होता था। अब दस्तावेज में कहा गया है कि अगर आरिफ नकवी को हवाले किया गया तो ये मानने की वजूहात मौजूद हैं कि उन्हें अमेरिका में ट्रायल से कबल हिरासत में ले लिया जाएगा। वकील सफाई का कहना था कि न्यूयॉर्क में उन्हें मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर MCC या फिर मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर MDC में रखा जा सकता है, जहां इंसानी हुकूक से मुतालिक यूरोपीय कन्वेंशन के आर्टिकल 3 के मुताबिक हालात मुवाफिक नहीं होंगे।
दस्तावेज में मजीद कहा गया है कि अगर आरिफ नकवी को अमेरिका में मुजरिम करार दिया जाता है तो उन्हें मुमकिन तौर पर 30 साल से जायद कैद की सजा होगी और वो आला हिफाजती इदारे में सजा की मुद्दत गुजारेंगे। बल्कि बड़ा अहम मामला है। और अगर आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले कर दिया जाता है तो आरिफ नकवी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुताल्लिक भी बात हो रही है, उनके ताल्लुकात के हवाले से भी बात होती रही है और माजी में मुख्तलिफ स्कैंडल्स भी आते रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि ये स्कैंडल और आरिफ नकवी के हवाले से जो पहले खबरें गर्दिश कर रही थी वो बिलाखिर अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली। क्या होता है यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा। आरिफ नकवी को अपील में जाते हैं, उन्हें रिलैक्सेशन मिलती है या बिल आखिर उन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया जाता है और वहाँ पर उन्हें कैद से दो चार होना पड़ता है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।